ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो बच्चे लोग, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर और रियल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। उसके अलावा हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था जिसमें कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हमको n रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। जैसे कि मान लो, इसको सीखने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे क्या, पाइथागोरस थ्योरम पता होना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग ये इरेशनल नंबर्स √2, √3, √5, √6, √7, ये भी जो भी हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करना सीख पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हम लोग पढ़े थे। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। ठीक, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, OAB। ठीक, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, ये चीज होती है, ये चीज हमको याद रखनी है। अब करना क्या है, मान लिया कि बेस हमारी अगर 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर भी हमारा 1 यूनिट हो। ठीक, तो अगर 1 1 ये रहेगा तो हाइपोटेन्यूज हमारा √2 आएगा। कितना आएगा? √2। कैसे? अगर हमने परपेंडिकुलर 1 लिया 1 स्क्वायर, बेस 1 लिया तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो h का स्क्वायर आएगा इक्वल टू h इक्वल टू आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा √2। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2, यानी ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, वो √2 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, √2 हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, वो ले लेंगे। ठीक, ये तो 0, ये हमारा 0 है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग ले लेंगे 1, इसके बाद हम लोग ले लेंगे यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 2 ले लेंगे, इसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे 3 ले लेंगे। अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, √2 रिप्रेजेंट करना है। तो हमने कहा था जब बेस 1 लेंगे और परपेंडिकुलर 1 लेंगे, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक बेस ले लेंगे, ये 1 यूनिट। ठीक, ये यहां से यहां तक 1 यूनिट डिस्टेंस। अब 1 पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, ये 1 यूनिट का हो जाएगा। ये भी हमारा कितने यूनिट हो जाएगा? 1 यूनिट का हो जाएगा। जितनी डिस्टेंस ये रहेगी उतनी डिस्टेंस ये रहेगी। अब O से हम लोग इसका मान लो एक B पॉइंट नाम ले दिया ये। ठीक, इस B को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद कंपास लेंगे, कंपास में ये आर्क लेंगे। आर्क लेने के बाद कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट यहाँ रहने के बाद ऐसे इसको हम लोग डैश 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 करके नंबर लाइन पे मिला देंगे। नंबर लाइन पे जहां भी ये कट करेगा वही हमारा √2 हो जाएगा। ठीक, √2 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोगों को √3 मान लो ड्रॉ करना हो तो √3 का ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमारी वैल्यू आई थी, ये कितनी आई? √2 आई थी। जब हमने 1 यूनिट लिया था, ये 1 यूनिट लिया था, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ये 1√2 आया। √2 आने के बाद अब हमारा ये √2 हो चुका है। हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पे और 1 यूनिट डिस्टेंस कट कर लें ऐसे, इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री है। ठीक, और यहां से यहां तक 1 यूनिट डिस्टेंस कट करनी है। यहां से यहां तक 1 यूनिट करेंगे, याद रखना है। ठीक है, 1 यूनिट कट करने के बाद जहां पे 1 यूनिट डिस्टेंस ऊपर मान लो पॉइंट कट किया, सी मान लो पॉइंट हो गया, इसको हम लोग वो पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब देखो यहां से अगर ये रूट बेस हमारा ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे जब राइट एंगल बना हुआ है तो ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से देखो ध्यान से, अगर यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p कितना हमने लिया है? 1 यूनिट लिया, 1 स्क्वायर, और b कितना लिया हमने? √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। h इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 3, तो h इक्वल टू आ जाएगा √3, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी हो गई? √3 हो गई।
अब ये √3 हो गई, तो यहाँ से फिर वही काम करना, O से C तक की एक आर्क ले लेनी कंपास में, और एक ऐसे 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 आर्क लगा देना, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे यहाँ पर कट करेगा, जहाँ कट करेगा वही हमारा √3 हो जाएगा। फिर अगर हमको √4 मान लो करना होगा, फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, 90 डिग्री कट करेंगे और 1 यूनिट डिस्टेंस बनाएंगे, तो हमारा फिर वहीं पे एक पॉइंट डी मिल जाएगा। फिर ऐसे इसके बाद हम लोग डी से फिर ऐसे इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पे 2 कट करेंगे जाके, क्यों? क्योंकि √4 हमको चाहिए, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो याद रखना कि जब हम लोग यहाँ पे √3 लेंगे, यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस कट करेंगे, उसको इसको मिला के इसे बार से लगाएंगे, तो वो जाके एग्जैक्ट 2 पे कट करेगा। ठीक है, अब ये समझ लेना, एक ये बुक का तरीका है कि इसी के ऊपर यहाँ पर पर्टिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर बुक के तरीके से ना करना चाहे, तो जब हमने √2 मिल चुका है हमको, √3 कैसे तो बनाएंगे, हम लोग इसको रफ कर लेना, √3 को जो हमने अभी ऊपर बनाया है। ठीक, मान लो ये 1 यूनिट डिस्टेंस थी, तो जब तुम यहाँ से यहाँ तक आर्क लेके ऐसे 10 लगा के यहाँ करोगे, तो यहाँ √2 मिलेगा। √2 मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है, ये हमारा ये √2 था, इसको रफ कर लेंगे, इसको रफ कर लेंगे ऐसे, क्योंकि हमको यहाँ पे √2 वाली पोजीशन मिल गई नंबर लाइन पे। अब इसको रफ कर लेंगे ऐसे, रफ करने के बाद जहां पे √2 मिला था उस पे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट डिस्टेंस ऐसे कट कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ से O से या 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, वो √2 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? √2 यूनिट हो जाएगी यहाँ तक। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से मिलाने के बाद फिर वही करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की आर्क ले लेंगे, इस पे कंपास रख के ऐसे नीचे करके ऐसे आर्क लगा लेंगे, तो जहाँ पे कट करेगा वही √3 मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज दैट हमको √5 फाइंड करना हो, √5 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ कर ले रहे हैं, हमको फाइंड क्या करना है, √5, हमको फाइंड करना है √5। और वही काम करना हम लोग को, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक जगह पे 0 ले लेना है, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस पे 1 ले लेना है, फिर 2 यूनिट डिस्टेंस पे 2 ले लेना है, ऐसे ले लेना। ठीक, अब हमको चाहिए √5, कितना चाहिए, √5 चाहिए। अगर हम बेस 2 यूनिट ले लें, कितना ले लें, 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लें, देखो मैं बेस लिया 2 यूनिट और परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट, तो h स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो h इक्वल टू आ जाएगा 5। हम लोगों को फिर h इक्वल टू ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो √5 हो जाएगा। मतलब ये कि अगर हम लोग बेस जैसे वहां पे 1 यूनिट लिया था, जब √2 बनाना था तो 1 यूनिट लिया था, √3 बनाना था तो √2 यूनिट लिया था, ऐसे ही अगर हम बेस यहाँ पे 2 यूनिट ले लें और परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ करें, तो हमें √5 मिल जाएगा। तो बेस यहाँ से यहाँ तक का ले लेंगे डायरेक्ट पूरा, ऐसे लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और 1 यूनिट डिस्टेंस ऐसे कट कर लेंगे। फिर वही सिंपल सा काम करना है, 0 से इस पॉइंट को ऐसे मिला देना, मान लो इसका नाम A है, उसका नाम B। फिर OB आर्क ले लेंगे कंपास में, आर्क लेने के बाद यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखिए और यहाँ पेंसिल का पॉइंट रखिए, इसी आर्क से ऐसे 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 डैश 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 करके नीचे आर्क लगा देंगे, जहां भी कट करेगा वही हमारा √5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सा सिंपल था। इस तरीके से हमारा √2, √3, √5, √6, 7 जितना भी निकालना है हमें इसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, तो अब इसके बाद में एक्सरसाइज हमारी 1.1, 1.2 कंप्लीट हो जाएगी और 1.3 आगे कंटिन्यू करनी है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। इसमें जो केस फर्स्ट होगा, नंबर 1 केस जो होगा, व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0। मतलब ये है, जैसे मान लो हमने कोई एग्जांपल ले लिया
7/8 या 1/2 ले लिया या 15/2 ऐसे ले लिया, मतलब सपोज है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो जब 2 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 2 7 या 15 हो जाएगा ऐसे। 2 7 या 40, 1 कैरी किया, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया तो 2 5 या 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो 7.5 आएगा। जो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये केस 1 हो जाएगा, व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। केस नंबर 2 जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, केस नंबर सेकेंड, व्हेन द remainder never becomes 0। क्या मतलब है, जब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लें 10/3, तो हम लोग क्या करेंगे, जब 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9 आ जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा, ये रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, ठीक। तो एक इस टाइप का केस होता है। तो 10/3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.3333 डैश 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 1। इस वाले नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर जब पढ़ा था तो जानते हैं, बताया था, इसको हम लोग ऐसे बार लगा दे सकते हैं। पॉइंट के बाद जो नंबर जो डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हो जो बार बार रिपीट होते हैं उनके ऊपर ऐसे बार लगा के लिख लेते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ठीक। ये 2 टाइप के नंबर पढ़े थे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो तो उसको P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पढ़ेंगे। इतना कर लेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देंगे, फिर हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगर सपोज दैट अगर हम लोगों ने P/Q के फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना सीखा, अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन से P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ मान लो 0.0875। क्वेश्चन ये बोले कि इस नंबर को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो हम लोग जानते हैं, बचपन में ये लोग हम लोग पढ़ चुके थे कि 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं 875 ऐसे ही लिख लेते हैं विदाउट पॉइंट के, और जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है उतने ही नीचे 0 लगा लेते हैं, 1 लगा के 0 बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी सिंप्लीफाई होके आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा, P/Q के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मान लो सपोज दैट एक और ऐसा नंबर लिखा होता है, मान लो 15/15 लिखा होता है, केवल 0.15 लिखा होता है 15। तो अब ये हमारा नंबर हो जाएगा 15, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ तो नीचे 100 आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 3 जा 15, 5 20 जा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3/20। ये हमारा आंसर हो जाएगा, P/Q फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये केस फर्स्ट था। अब इसके अलावा जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये तो हमारे टर्मिनेटिंग वाले नंबर थे। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केवल क्या करना होता है, नीचे 1 लगा के 0 बढ़ा देना होता है, जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है। अब इसके बाद अगर सपोज दैट कोई क्वेश्चन इस तरीके से होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर्स होंगे, जैसे लिखा होगा 0.333 ठीक। इस क्वेश्चन को अगर बोला जाए कि P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो ये हम लोग जानते हैं, ये नंबर जो हमारा है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को हम लोग अभी बताया था कि
पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उसके ऊपर बार लगा के लिख लेते हैं ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप होता है, लेट कर लेते हैं इस नंबर को x के इक्वल, किया जाएगा 0.333 डैश 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 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होती है। इसके बाद क्या करते हैं, ये देखा जाता है कि कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, केवल एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन में LHS में और RHS में दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। 10 का मल्टीप्लाई इसलिए कराते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता है तो हम लोग दोनों साइड में 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, और अगर 3 डिजिट्स के ऊपर लगा होता है ऐसे ही तो 1000 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करा देते हैं। तो हम लोग क्या करा लेंगे, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक, अब अगर हम 10 का मल्टीप्लाई इधर की तरफ कराएंगे तो ये 10x हो जाएगा। ठीक, अब यही 10 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो देखा जाएगा, हम लोग जानते हैं जैसे मान लो हमने 3.75 ऐसे लिखा हुआ है, इसमें अगर हमको 10 का मल्टीप्लाई कराना होता है तो सब लोग जानते हैं कि एक जीरो है यहाँ पे, तो ये पॉइंट एक 1 प्लेस इधर से चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 37.5 ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हमको 10 का मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ कितने सारे भी डिजिट रहेंगे उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके आगे हम खूब सारे डिजिट लगा देते और हमारे एक जीरो की वजह से ये पॉइंट एक प्लेस राइट साइड चला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा 3.333 डैश डैश 1। ठीक, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 ऐसे कर देंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 से अगर इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे तो हम लोग पहले एक बार दोबारा लिख ले रहे हैं, ऐसे लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिख लेंगे, 10x इक्वल टू 3.333 डैश 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 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे ऐसे, x इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0.3333 डैश 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 1। इक्वेशन नंबर हमारी ये 1 हो गई। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब 10x से 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 9x आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखा जाए तो यहाँ पे 3.33 बार बार आ रहा है, इधर हर डिजिट 3 आएगा, इधर भी पॉइंट के बाद जाने कितने डिजिट आएंगे, 3 के आएंगे, केवल इनफाइनाइट डिजिट्स हैं। तो देखा जाए अगर हम लोग यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करना चालू करें तो 3 से 0 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखा जाए तो 3 से 3 क्या आएगा, 0 आएगा, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 आएगा, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 आएगा। अब देखा जाए तो यहाँ भी 3 है, यहाँ में लिखा नहीं हुआ तो यहाँ इनफाइनाइट सारे 3 हैं, इनफाइनाइट 3 हैं और यहाँ भी इनफाइनाइट 3 है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जितने भी 3 हैं वो सब क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, यानी यहाँ से वैल्यू आएगी, जो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमारा 9x इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी तो ये 9 अपॉन में चला जाता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/9। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 3 1 3 3 3 9, तो ये हमारे आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1/3। यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है p/q के फॉर्म में तो इस मेथड से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। सभी टाइप, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सब में मेन मेथड यही होता है। इसके बाद क्या करेंगे, सपोज दैट मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जांपल में 1.27 बार। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट में लिख देंगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ मान लो 1.27 ऐसे बार लगा हुआ, अब यहाँ पर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ, तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें, ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये भी हमारा नंबर ऐसे लिखा जाएगा 2727। क्यों, क्योंकि 27 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2727 बार हमारा रिपीट होगा ऐसे, डैश 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 1। फिर वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू ये नंबर 1.272727 डैश डैश 1। और सिंपल क्वेश्चन है, हमें वही मेथड लगेगा, ध्यान से देखेंगे।
अब हमने अभी उसमें पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा उतने ही जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे एलएचएस में और आरएचएस में दोनों में। अब यहाँ वहां पे एक के ऊपर बार लगा हुआ था, यहाँ पे दो के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कराएंगे, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कराएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम लोग 100 का मल्टीप्लाई अगर इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 100x। ठीक, जब 100 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो देखो इसमें दो जीरो लगे हुए, 100 में दो जीरो है तो पॉइंट अब एक की बजाय दो जीरो राइट प्लेस की तरफ चला जाएगा, ये पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 127.2727 डैश 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 सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। फिर वही हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम लोग पहले लिख लेंगे, 100x इज इक्वल टू 127.272727 डैश 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 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1.1, देखो इसके यहाँ लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। लिखने का तरीका होता है, जब पॉइंट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लेते हैं, ताकि नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, वो ये नहीं सीख पाते हैं कि पॉइंट वाले नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लेंगे, और पॉइंट के पहले जो कौन सा नंबर था 1 था, तो पॉइंट के पहले 1 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद 2727 लिखा हुआ तो 2727 ऐसे लिख देंगे बार बार, डैश 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 1। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 थी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही तरीका है, आसानी से हो जाएगा, माइनस माइनस 100x से 1x सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है और वहाँ यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 100x से 1x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 99x आ जाएगा। अगर किसी को दिक्कत होती है सब्ट्रैक्ट करने में तो ऐसे सोच लिया करें, ये x की जगह टॉफी है, 100 टॉफियों में से एक टॉफी सब्ट्रैक्ट करनी है तो 99 टॉफी बच जाएगी, और जो भी लिखा होता है x y जो भी होता है वो बाद में लगा लेते हैं। 100 से यहाँ पे 1 कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे 1 है, 100 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 99 आ गया, और जो भी उसके साथ वेरिएबल चलाता है x y z जो भी चलता है वो लिख लेते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या तरीका है, 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट 1। अब ये देखा जाए तो 2 में 2 जाएगा 0, 7 में 7 0, फिर 2 में 2 0, 7 में 7 0, ऐसे ही लिखे रहेंगे। इतने सारे जितने भी नंबर इतने से आप लोग स्पेंड करके लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 ही आएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 27 27 27 27। अब यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स चलता चला जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ देर एक पहले डिजिट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे जाकर कुछ आ जाएगा, उन लोगों को इनफाइनाइट कुछ वैल्यू पता तो होती नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, जितने भी बार सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा। फिर हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पे 99x ये हमारा 126 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 126 लिख लेंगे। फिर वही काम करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 99 अपॉन में चला जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 126 अपॉन 99। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अभी भी कैंसिल हो जाएगा, 3 14 जा और ये 3 11 जा, ये आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन 11। ठीक है, ये हमारा डेसिमल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तरीका है। आप इसी तरीके से जितने भी डिजिट आएंगे, जितने भी बार मान लो यहाँ पे लिखा होता इधर 0.375 के ऊपर 3 के ऊपर बार लगा होता तो भी यही तरीका था। फिर यहाँ पे केवल चेंजमेंट किया था, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई इधर कराते, 1000 का मल्टीप्लाई इधर कराते, फिर वही सेम प्रोसेस पे यहाँ सब्ट्रैक्ट करते, यही सब काम करते हैं। अब इसके बाद एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो और बता दे रहे हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.235 बार क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ये इसका, इसको नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद आएगा क्वेश्चन, सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ा करें, ताकि जो कुछ नोट करना हो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करते रहें, और नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, बाद में उसकी
एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये 3 टाइप का है। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9 है 0.335 235 और 35 के ऊपर बार लगा हुआ है। एक डिजिट इन्होंने छोड़ दिया, 35 के ऊपर केवल बार लगाया। तो इस नंबर को अगर हम लिखेंगे एक्सपेंड करके एक्सपेंशन फॉर्म में, तो 0.2 लिखेंगे पहले, 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, 3 के ऊपर बार, 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमारा केवल 35 बार बार रिपीट होगा। 35। अब देखा जाए ध्यान से, ये हमारा जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर हमने बताया था कि कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो वो रेशनल नंबर होता है, और अगर रेशनल नंबर है तो वो पक्की बात है कि P अपॉन Q को फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको P अपॉन Q को फॉर्म में चेंज करेंगे। या फिर कोई नंबर अगर P अपॉन Q को फॉर्म में होता है, तो हमने बताया था कि ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार लगा होगा या फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा, तो वो सिंपल प्रोसेस थी, हम लोग कर लेते थे। 10 का या 100 का मल्टीप्लाई कराते थे, फिर सेपरेट कर लेते थे, कर लेते थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि जो बार लगा हुआ है वो एक डिजिट छोड़ के लगा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को वहां से उठा के यहाँ पे कर लेंगे। अगर देखा जाए इस पॉइंट को उठा के यहाँ, ये पॉइंट यहाँ पे लगा होता है, ऐसे क्वेश्चन लिखा होता 2.35 बार, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते थे पिछले प्रोसेस से, ठीक। पर यह पॉइंट यहाँ की वजह आगे लगा हुआ, तो हम लोग पहले सबसे पहले काम करेंगे, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लाएंगे। और लाएंगे कैसे, फिर वही काम करना है हम लोगों को। लेट x इज इक्वल टू 0.235 डैश 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 सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर, तो भी कोई नाम नहीं लिया। अब हम लोगों को ये पॉइंट को 1 प्लेस राइट साइड लेके जाना है। तो 1 प्लेस लेके जाना होता है तो हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक। अब अगर 10 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो ये 10x हो जाएगा, इधर कराएंगे तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.35 डैश 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 1। अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग इसको नाम दे देंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से क्या करना है, एक बार हम लोग फिर मल्टीप्लाई करें। हमने कहा था कि जितने डिजिट्स पे बार लगा होता, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे हम लोगों ने 10 का मल्टीप्लाई क्यों कराया। हमने कहा था, आप सोचेंगे कि सर ने बताया था पिछले वाले में कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा उतने 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे अगर मान लो ऐसा लिखा होता 0.2335 और बार यहाँ पे इसके ऊपर केवल 2 के ऊपर लगा होता, तो हम लोग पॉइंट यहाँ पे लगा था, तो हम लोग इसको नया यही क्वेश्चन बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सबसे पहले यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो अभी हमने 10 का मल्टीप्लाई कराया वो 100 का कराते हैं, तो पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाता है। फिर प्रोसेस जो अभी हम आगे करेंगे वही करते हैं। तो समझना ये हमको कुल मिला के पहले सबसे पहले हमने उतने जीरो से मल्टीप्लाई कराना है, उसने से कराना है 10 या 100 या 1000 से कराना है फर्स्ट प्रोसेस में, इस टाइप के क्वेश्चन में, ताकि पॉइंट हमारा बार से जस्ट पहले आ जाए। पॉइंट हमारा कहाँ पे आ जाए, बार से जस्ट पहले। अगर पॉइंट हमारा बार के जस्ट पहले आ जाएगा तो पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल बन जाएगा, सेम टू सेम। अब हम लोग क्या करना है, अब हमको वही काम करना है कि जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतने ही जीरो का मल्टीप्लाई कराना। अब हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। मतलब ये है कि इस वाली इक्वेशन का कोई काम नहीं। अब इस इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करा देंगे। क्यों 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ था। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता तो 3 डिजिट्स का कराते, ठीक। अब हम लोग जब 100 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 बन जाएगा। इसमें कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 235.3535 डैश 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 सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर काम वही करना है कि इस इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को सेपरेट कर लेंगे। इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है,
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे तो हम लोग नॉर्मली जब सीख जाते हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर हम लोग गलती ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बार दोबारा लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। 1000x इज इक्वल टू 235.35 डैश डैश 1। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 थी। ठीक, ये वाली क्वेश्चन लिख लेंगे 10x इज इक्वल टू, फिर वही लिखने का तरीका हमने बताया था कि सबसे पहले अगर लिखना पॉइंट वाले नंबर्स को नहीं आ रहा है या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो उसके पहले हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के नीचे आएगा। फिर पॉइंट के पहले 2 लिखा हुआ है तो पॉइंट के पहले यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर पॉइंट के बाद 3535 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद 3535 लिख लेंगे, ऐसे डैश डैश डैश। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो जाएगी। अब फिर वही काम करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1000 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 990x। 1000 से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 990 आएगा और x लगा देंगे, ऐसे x चल रहा था वही वो साथ में। ठीक, यहाँ पे आएगा 233। 5 से सब्ट्रैक्ट किया 2 तो 3 आएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे वही काम होगा, 3 में 3 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा, 3 में 3 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा, ऐसे ही ये सब 0 होता चला जाएगा, ऐसे सो ऑन। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 990x इज इक्वल टू, ये हमने कहा था कि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये केवल हम लोग 233 ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इधर की तरफ रोकते हैं और ये बाकी नीचे चला जाएगा अपॉन में। ये x के साथ मल्टीप्लाई में जब होता है तो अपॉन में जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये x के साथ में मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 233 और अपॉन 990। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो पाता है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, और नहीं हो पा रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये काम आपको कर लेना, देख लेना चेक करके कि सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो सिंप्लीफाई कर लेना है, अगर नहीं हो जाता है तो कोई नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चीज और पढ़ना था। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर n रेशनल नंबर्स फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको इरेशनल नंबर फाइंड करनी होगी तो कैसे फाइंड करेंगे। चाहे जितनी भी फाइंड करनी होगी वही सेम प्रोसेस से फाइंड कर लेते हैं। हम एक सॉल्व करके बता देंगे, इसको नोट कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है एग्जांपल 1/7 और 2/7 के बीच में हमको 1 या 2 या 3 या 4 जितनी भी रेशनल नंबर फाइंड करनी होगी हम लोग फाइंड कर लेंगे। हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी से जितने भी हम लोगों को करने होंगे इसी से सारे कर लेंगे। मान लो इसको, अब हम लोग सबसे पहले करते क्या है, नंबर 1 हमको काम क्या करना है, इसको हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है। तो हम लोग इसको जब 1/7 को डेसिमल में चेंज करेंगे 1/7 ये है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, 7 से क्या करते हैं 1 में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो जब 7 से 1 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ वो करते हैं पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा तो 7 बन जा 7 आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 7 8 जा 56 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 7 5 जा 35 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आने के बाद फिर हम लोग इसमें 0 बढ़ाएंगे तो फिर 7 1 जा 7 आ जाएगा। ठीक, फिर ये देखो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 0 बढ़ाएंगे तो 7 4 जा 28 आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 2 बचेगा,
ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखना ये था हमारा, यहाँ पे देखो 1 4 2 8 5 7 हुआ, उसके बाद फिर 1 4 आने लगा, फिर ये 1 4 आया है, तो फिर ये बाद इसके बाद 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, यही बार बार रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब रिपीट क्या होगा, 1 4 2 8 5 7। अब देखना ध्यान से, ये था कि हम लोगों को रिपीट कहाँ से हो रहा था, यहाँ पे जब देखा था तब यहाँ पहले सबसे पहले 1 था, ये 0 हमने पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाया था, तो यहाँ 1 था, 1 के बाद हमको ये देखना रिमाइंडर कहाँ पे 1 बचा था, यहाँ पे जाके रिमाइंडर 1 बचा था। जब हमने 50 से 49 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 रिमाइंडर हुआ था, और जहां से रिमाइंडर रिपीट होने लगता है वहीं से कोसेंट भी हमारा रिपीट होने लगता है। जहां से देखो यहाँ रिमाइंडर रिपीट हुआ था 1 हुआ था, वहीं से हमारा कोसेंट भी रिपीट होने लगा था, 7 बन जा 1 आ गया था, फिर हमारा 2 आया, ऐसे ही ये बार बार रिपीट होने लगता है। तो हमारा अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आएगी 0.142857, और इतने ही डिजिट्स हमारे बार बार रिपीट होंगे। ठीक, ये इसके बाद आएगा 2857, फिर 142857। ठीक, तो इसी के ऊपर हम लोग इसको बार लगा के लिख लेंगे। ये तरीका हमने बताया था, क्योंकि जब कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो उसको हम लोग ऐसे बार लगा के लिख लेते हैं, उतने ही डिजिट्स पे बार लगाते हैं जितने डिजिट्स हमारे रिपीट हो रहे होते हैं। ऐसे ही हम लोग इसको भी डिवाइड करके देख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। जब 2/7 में, यानी 7 से जब हम लोग 2 में डिवाइड करेंगे तब क्या करेंगे, ऐसे। ठीक, 7 से 2 में जाएगा नहीं, फिर वही काम करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56, 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 5 जा 35 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49 आ जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, 1 के बाद फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 लगा लेंगे तो 7 बन जा 7 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे फिर वही रिमाइंडर रिपीट होने लगा, यहाँ 2 आ गया था, यहाँ भी शुरुआत में 2 था, 2 के बाद पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया था, फिर वहाँ वही भी केस यहाँ बन जाएगा, फिर 6 आया तो यहाँ पे, फिर 6 के बाद अब आगे जाएगा तो 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर वही चलता रहेगा। इसका मतलब ये 2 8 5 7 1 4 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे बाहर लगा के तो ये बन जाएगा हमारा 0.285714, इतने के ऊपर बार लगा लेंगे। दूसरा तरीका हमारा ये भी था, ये हमने तुम्हें सिंपल सा मेथड बताया डिवाइड करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या था, हम लोग 1.7 की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, उसी में क्या कर देते, अगर देखो ध्यान से, इसको अगर हम लिखें ऐसे, हम लोग 1.7 की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, तो इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा जो नंबर लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है 2 × 1/7, ऐसे लिखा हुआ ये वाला नंबर, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। अब देखो 1.7 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे, 1.7 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, 2 × 1.7 की वैल्यू आई थी 0.142857 का होल बार, ऐसे लिखा हुआ था। अभी 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते तो ये आ जाता है, देखो ध्यान से यहाँ पे 0.284, इसके साथ कराते तो 2 उल्टा कराना है, पीछे से कराना था, 2 7 जा 14 आता, 2 5 जा 10 और 1, ठीक, फिर आ जाता 7, फिर आ जाता 5, फिर आ जाता 8 और फिर आ जाता 2, ये आ जाता, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लेते, वो डिवाइड नहीं करना पड़ता। अब देखो ध्यान से, हमको एक ऐसा नंबर लिखना है, अब हमको एक इरेशनल नंबर लिखना है, इन दोनों के बीच का एक इरेशनल नंबर लिखना है। अब इरेशनल नंबर जो होता है वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका कैसा होता है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी लिखते हैं, बार बार बता चुके हैं, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है।
तो हमको इन दोनों के बीच का एक नंबर बनाना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक, अब देखो ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे 0.1 5 2 3 4 5 7 6 8 ये नंबर देखा जाए, इस नंबर को देखा जाएगा जो, तो ये नंबर जो हमारा वो इन दोनों के बीच में है। क्यों इन दोनों के बीच में है? ये जो वैल्यू है 0.14 है और ये वैल्यू क्या है 0.15। तो ये 0.15 अगर इसको इरेज कर दिया जाए और इसको भी इरेज कर दिया जाए तो ये वाला जो नंबर है 0.15 ये 0.14 से बड़ा है और 0.15 0.28 से छोटा है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, इन दोनों के बीच में होगा। इसके अलावा मैं कितने सारे फाइंड कर दिए, नॉन टर्मिनेटिंग हमने बना दिया, इसको डैश डैश लगा दिया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग भी नहीं। 1 के बाद 5 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया। मतलब इस नंबर को हम लोग बार लगा के नहीं लिख सकते हैं, ये इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो। इसके अलावा अगर मैं और सारे नंबर फाइंड करनी होगी तो बहुत सारी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दिया 0.16 लिख लेंगे, फिर यहाँ कुछ भी लिख लें 4 2 1 2 7 2 8 2 डैश डैश 1। यहाँ भी देखोगे नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, और ये दोनों इन दोनों के बीच में देखो 0.14 है और यहाँ 0.16 और यहाँ 0.28। तो 0.16 जो है 0.14 और 128 के बीच में आता है। तो जितनी भी रेशनल नंबर हमको फाइंड करनी होगी इसी मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं।